हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? हर हर महादेव बेटा। हर हर महादेव। जय हिंद जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रॉपरली ऑडिबल, क्लियरली विजिबल। अपन डंडे देख लेते कितने बैटरी में, दो डंडे हैं। बढ़िया, ऑल सेट। क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में? हम क्या जान रहे थे बताओ यार, चाय खत्म कर लेता हूं। मैं अच्छा हूं। तुम कैसे हो? सर हम भी अभी चाय पी रहे थे। बहुत बढ़िया। इस समय क्लास हो, चाय पीना चाहिए। हाँ बेटा, जो कल बात हो ही गई थी कि जो 6,000 रुपीज कूलर है, वो एक तरफ से जो उसकी वायरिंग रहती ना, जो प्लग से लग करके सीधी उसमें जाती है। अब उसको गेट के पास जब मैं खींचता था, 6,000 रुपीज मतलब बड़ा, तो उसके अंदर पानी ज्यादा होता था तो डोरी खींचता था, मतलब वायर। तो वायर कहीं से पतला हो गया, फिर 6,000 रुपीज है तो हैवी मोटर है, वो जब तेज में घूमती है तो उसके ऊपर लोड आया तो वो जल गया एक जगह से। मैं टेप लेकर के आया, मैंने उसको चिपका दिया, पूरा एकदम फिजिक्स का स्टूडेंट बन गया। अपने आप की पीठ थपथपा ली, कूलर चालू हो गया। 2-3 दिन आराम से अच्छे से फिर से रहा। और फिर आज जब मैं खींच रहा था, भू भू करके एक दो जगह से धुआं निकला। आई थिंक क्या चाय बनी यार, जरा सी और बच गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि बस थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, मस्त अच्छे से पढ़ाएंगे, इतनी देर काम आ जाएंगे। पर वो तो अच्छी बनी यार, मुझे और ले आना चाहिए। चलो बेटा, तो आज हम डीप सी फीचर्स, कल हम पढ़ चुके थे। डीप सी फीचर्स में आप लोग को कोरल्स के बारे में बता रहा था। चलो है ना, जोक्स अपार्ट, मजाक हो गई आराम से। सर मैंने मेडागास्कर मूवी देखी, इट वाज ऑसम। वाह यार, बहुत बढ़िया है ना, अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छी। चलो अब करते हैं ना, थोड़ा पढ़ते हैं। नहीं हुआ बर्बाद, थोड़ी ना हुआ। अरे यार तुम लोग, 6,000 का वो बर्बाद नहीं हुआ, उसकी जो वायर है ना, ये वायर। अरे यार देखो, आप लोग को मैंने ना, मुझे पता था कि लोग डाउट करते, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। मैंने फोटो लिया था कूलर का, नहीं, जो मैंने वायरिंग की थी उसका। ये देखिए आप, बताइए। ये एसी मैंने उसके ऊपर टेप लगा दी है, बट वो ऐसा कैसे, अब दूसरी जगह से उसकी ये डोरी जल गई, तो अब मुझे दूसरी जगह लगानी पड़ेगी। ओके, तो भाई अब शुरू करते हैं, है ना, मजाक मस्ती हो गई थोड़ी देर, अब डिस्कशन हो गया, पढ़ाई करते हैं। चलो भाई, आ जाओ, पहले पढ़ते हैं, आगे जानेंगे। कुछ बच्चों ने इस तरह की चीजें भी बोली थी अभी, जो पढ़ करके मुझे लगा कि मैं जवाब दूंगा तो फिर मैं भी वैसा ही साबित होऊंगा। आप लोगों से ऐसे ही जस्ट लगा तो मैंने बोल दिया, आप लोगों ने उसको हवा बना लिया और उसको अब नेगेटिव लेकर के जा रहे हो। ठीक है, लेट इट बी। वही सीरियसनेस रखेंगे, गुड आफ्टरनून जय हिंद के साथ आऊंगा तो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा ना चीजों को ऐसे समझा करो कि ये, हम जब इतना इतनी क्लासेस पढ़ते हैं तो थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएं, बस उसी लिए। आपको भी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो एनर्जी के साथ मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है आपके साथ थोड़ी मजाक मस्ती हो जाए, उसको ऐसे मत लो प्लीज, किसी भी चीज को। ठीक, आओ चलो। डीप सी फीचर्स मैंने आपको कल बताया था, उसके अंदर मैंने आप लोग को कोरल्स के बारे में बताया था, याद है? कोरल्स क्या होते? समंदर के अंदर, इनको हिंदी में कहा जाता मूंगा की चट्टाने। भारत की जो यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक लक्षद्वीप है, आप याद करो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, लक्षद्वीप, जो कि पूरा कोरल से मिलकर के बना है। अब ये जो लक्षद्वीप है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है कि कई सारी मूंगा की चट्टान इकट्ठी हो गई। अब मूंगा की चट्टान इकट्ठी हुई मतलब कोरल्स जब एक के बाद एक मरे, तो उन्होंने अपने स्केलेटन से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकाला।
जब वो समंदर में जमता गया तो उसके ऊपर चीजें बढ़ती गई और वो रीफ बनती गई। फ्रिंजिंग, बेरियर, अटोल, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, इनकी कॉलोनीज के, ये इकट्ठे होते गए और उसी में से इतना बेहतरीन हो गया कि वहां पर कुछ लोग रहने लगे, कुछ लोग ज्यादा रहने लगे, और वो पूरा 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप इतना याद रखिए, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मतलब एक गांव, आप इतना समझ लीजिए, एक गांव का इलाका होता है इतना, इतना वो समंदर के अंदर बना हुआ है, जिसकी रक्षा इंडियन नेवल फोर्स करती है, हमारी भारतीय नौसेना उसकी रक्षा करती है। और वहां पर टूरिस्ट का सबसे ज्यादा एक अर्निंग का सोर्स होता है वहां के लोगों के लिए। तो वही कोरल की एक कॉलोनी थी जो लक्षद्वीप के बारे में है ना। तो डीप सी फीचर्स मैंने आपको बताए थे, आज मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ूंगा प्लस करते हुए, दैट इज सेलेनिटी एंड टेम्परेचर। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। पहले हम धीरे धीरे चलेंगे हनुमान गियर में और फिर एकदम से पेस पकड़ेंगे। मतलब जो रहते ना घाटियां चढ़ाते थे पहाड़ पे, घाट जो होते ना, घाट प्रारंभ, फिर वहां से पहाड़ों पे गाड़ी जाती थी, तो हम दोस्त लोग जाते थे, ऐसा बोलते गाड़ी को हनुमान गियर में लगा लो। हनुमान गियर मतलब कि पहला दूसरा गियर, लड़के जान गए होंगे कि क्या उसमें क्या ताकत बहुत ज्यादा होती, आपको कितने कोई खींच लेगी, तो हनुमान गियर उसको बोलते। तो पहले हम शुरू में हनुमान गियर में रखेंगे और फिर एकदम से पेस ले लेंगे, ठीक। तो डीप सी फीचर्स, इसमें सेलेनिटी एंड टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिकैप में मैंने आपको बता दिया था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद है तो कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल राइस, अबाइसल प्लेन, इन चीजों के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे, जिसमें माइनर्स भी आ गए थे, ग्योट्स, सी माउंट, इस तरह की चीजें थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आ जाएगा आज का, प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन वाटर। समंदर के पानी की विशेषताएं दो प्रकार की होती, एक तो समंदर के पानी का तापमान, वो भी अपने आप में एक विशेषता है, उसके चलते ही तो बादल बनते हैं, और दूसरा समंदर के पानी का खारापन। अभी आप लोगों ने नहीं देखा इसलिए सिर्फ आप लोगों को ये मजाक लगता है, बात लगती है, या फिर आप लोग के घर के पास समंदर होगा तो आम लगा, बचपन से सिखाता है, माता पिता ने वही तालीम दी कि समंदर खारा होता है। बट मेरे जैसा लोग आदमी जो कि सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के भी सेंटर भोपाल इंदौर के बीच में रहता है, अब जब इस इलाके के अंदर मैं रहता हूं और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार समंदर देखा था 2017 में, तो मैं लिटरली मैंने जा करके चक करके देखा था पानी को कि ये पानी खारा है या ये पानी मीठा है। वो पानी खारा था और मैं सेटिस्फाई था कि चलो, हमने इतना पढ़ा था खारे समंदर, बंजर समंदर और बेखौफ समंदर, आज हमने देखा दूर दूर तक पानी, पानी ही पानी, देखे जाओ। तो वो अरब सागर मैंने पहली बार देखा था। जब मुझे दूसरी बार मौका मिला तब भी मैंने अरब सागर ही देखा, मैं दूसरी जगह नहीं जा पाया। अरब सागर ही दोनों बार मैंने देखे, बस 2 बार समंदर देखे, और दोनों बार मैंने ऑलमोस्ट गुजरात की कोस्ट के पास देखे। इस बार मैंने दमन में देखा था, पिछली बार मैंने डीयू में देखा था, 2017 एंड 2024। अब 2025 में कभी मुकाम लगा तो बंगाल की खाड़ी तरफ जाएंगे और उड़ीसा जाने की इच्छा जताऊंगा। वो बहुत मेरे को एक अंडररेटेड स्टेट लगता है टूरिज्म के मामले में, जबकि वहाँ की चीज़ें बहुत सुंदर है। वहाँ भीतरकनिका है, चिलिका है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, कोणार्क टेम्पल है और सटकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बहुत ज्यादा शानदार चीज, एल्यूमिनियम से लबालब भरा राज्य है, तो कुछ जानेंगे, नया सीखेंगे। उड़ीसा मैंने अगला सोच रखा, वहां जाकर के बंगाल की खाड़ी तरफ का पानी देखेंगे खारा। चलो, ये किताब के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, एनडी और एनए के लिए, आपको जनरल नॉलेज के लिए। इसके अंदर आपको सारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 4 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना, पीवाईक्यूएस और सोल्ड क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। इन कोरल्स के बारे में आखिरी क्लास में आपको बता चुका था कि कोरल्स को समंदर का इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जो समंदर में कुछ भी होते हुए इंडिकेट करते। आप ऐसे होता ना, जैसे मुझे इधर मुड़ना में इंडिकेटर ले लिया, मैंने बहुत छोटा एग्जांपल ले लिया जिसको सभी जान जाएंगे, तो मुझे इधर मुड़ना मैंने इंडिकेटर दिया ताकि मुझे जाना मैं बताना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली सेम जब हम बचपन में केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन करते थे, तो पीला अगर इंडिकेट हो गया तो ये, अगर लाल हो गया तो ये, वो क्या बनता वो मुझे नहीं याद रहा, बट ऐसा था ना कि अगर वो इंडिकेशन पिंक कलर हो गया तो वो ये शो कर देगा। अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर सौम्या मैम की क्लास में जाकर के पढ़े, आपको वहां मिलेगा। तो यहां पर ये एज ए इंडिकेटर की तरह आपको काम करेंगे। कैसे कि जैसे समंदर के अंदर जरा सा ऑयल स्पिल से पानी गया, समंदर कॉन्टेमिनेटेड हुआ, तो इनके माउथ क्लॉग हो जाएंगे। जब माउथ इनके रुकेंगे तो जूजेंथेलाई को नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, और कोरल स्ट्रेस मारने लग जाएंगे। जब कोरल स्ट्रेस होंगे तब कोरल के पास इतनी एबिलिटी होती है कि अगर चीजें सुधर जाए तो वापस से हेल्दी हो सकते हैं।
बट अगर स्ट्रेस्ड से आपने हालात में सुधार नहीं किया, जो इनफिल्ट्रेशन, जो कॉन्टेमिनेशन और अमलगमेशन जो पोल्यूटेंट्स का रेगुलर हो रहा समंदर के अंदर, अगर वो होने दिया तो कोरल्स स्ट्रेस्ड से ब्लीच में जाएंगे। एंड दीज आर दी ब्लीच कोरल। जो आपको मैंने कल की क्लास आप लोग देखिएगा, आपको कितने सुंदर रंग दिखाए थे। मतलब समंदर के पानी के अंदर जब सूरज की रोशनी जाती होगी तो पूरा नजारा, पूरा आलम नीले रंग का है। वो आसमान का रिफ्लेक्शन पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा, हम अंदर जा रहे और एकदम से हमको नीचे से सारे सूरज की रोशनी में चमकते हुए कोरल्स दिखाई दे। वो क्या नजारा होगा उस इंसान के लिए। और इकोसिस्टम अलग है। मैं आपको बताया था ना, इकोसिस्टम वो मराइन है, आपका टेरेस्ट्रियल है। मराइन इकोसिस्टम अपने आप में कई सारी चीजें लेकर के चलता है। उनको जो मछुआरे जो समंदर के किनारे पर रहते, जो मछली पकड़ते हैं, जो समंदर में काम करते हैं, या फिर जो इंडियन नेवी में होते हैं, वो उस चीज को जानते हैं कि वो क्या है। बाकी जो जमीन पर रहने वाले वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से जानते हैं। बट हाँ, उनके पास ऑप्शन है जमीन को आकर के एक्सप्लोर कर ले, बट आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप वहां जाकर के ऐसा कुछ कर दो। क्यों? क्योंकि बचपन से साइकोलॉजिकली हमें वाटर्स का फ्रेंडली बनाया जाता है जब हम उस इलाके के पास रहते हैं। क्योंकि आए दिन बाढ़ आ सकती है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट ये जारी हो सकता है आईएमडी के थ्रू, हालात बिगड़ सकते। तो बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। बट हम क्या, हम बचपन से शुरुआत करते हैं कि मुझे बस 10th निकालना है, 12th में अच्छे परसेंट लेकर के आना, और फिर जब नेशनल डिफेंस एकेडमी आई तो वहां पर जाकर के हमें अच्छी मेहनत करना। अब एक्चुअल में ये जो पॉइंट है आपका, जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हो और आप इससे बहुत ढंग से कर लो, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, तो आप आर्मी में जाओ, आप नेवी में जाओ, आप एयरफोर्स में जाओ, आपको हर जगह एडवेंचर आपकी थाली में परोसा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और फिर एक रैंक के साथ, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर के साथ जाकर के घूमना, आपको ये सब देखने का बड़ा आम मौका मिलेगा। मेरे जैसे लोग तब भी पढ़ाएंगे, बट आप जैसे लोग इनको जाकर के देखोगे तो शायद मुझे भी तृप्ति मिलेगी कि यार स्टूडेंट्स आर गोइंग इन अ ग्रेट डायरेक्शन, और एटलीस्ट वो कर भी रहे, देश की रक्षा भी हो रही है, और साथ ही साथ उसको ऐसा जीवन तो नहीं मिला जो कि कॉर्पोरेट में होता है या फिर जो शहरों में दबा रह जाता। एक एक्सपोज मिला उसको, एक्सपोजर। ठीक, तो ऐसी चीजें भी होती है। ये होते हैं कोरल्स जो कि 3 तरीके से जाएंगे। एक कॉन्टेमिनेशन, जिनको हम बोलेंगे ब्लीच, दूसरा स्ट्रेस्ड, और तीसरा हेल्दी। ओके, आगे बढ़ते। अगला, इनको जिंदा रहने के लिए इनको किस वजह से समंदर का इंडिकेटर कहते हैं, तो इसकी बात जानिए। पहला, सी टेम्परेचर रिक्वायर्ड 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको लगभग 20 डिग्री का ही तापमान चाहिए, इससे ज्यादा में सर्वाइव नहीं कर सकते, इससे कम में सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर भी इनने बांध लिया। कोरल डू नॉट लिव इन ए डीपर वाटर नॉट मोर देन अप टू द डेप्थ ऑफ 60 to 70 मीटर। मतलब कि डीपर पानी को जाकर के तो पोल्यूटेड लोग वैसे भी नहीं कर पाते। पोल्यूशन कहां तक जाता? कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही अगर कोरल मौजूद है तो आपको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या मिलाया है, क्योंकि गहराई में तो आप मिलाने वैसे भी नहीं जा सकते, इतना आसान नहीं है। जो कचरा होगा शेल्फ पर होगा। सारे जितनी भी कंट्रीज है उनका समंदर पे राज उनकी कंट्री की बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक का है। 200 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं उसको। नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। उसके बाद लग जाता हाई सी। उसके बाद समंदर सभी के, आपको जिसको चाहिए उतना एक्सप्लोर कर सकते। उसको ओशन ऑफ मैनकाइंड बोलते, या फिर सी ऑफ साइंस, जिसमें जाकर के आप खोज करो। जो बियॉन्ड आपको हाई सी मिलेगा, मतलब कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। तो 200 नॉटिकल माइल तक ही होगा कचरा जो मेन होगा, उसके बाद तो गहरा तल लग जाएगा, उसके बाद तो आपको यू भी कुछ नहीं मिलना। तो ये आपको उस कचरे को इंडिकेट कर देते। अगर पानी की गहराई ज्यादा हुई तो नहीं बताएंगे, पानी की गहराई कम हुई और आपका कचरा है तो फटाक समय पता चल जाएगा। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, मैंने बोल दिया मेन चीज कॉन्टेमिनेशन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत। ओशन सैलिनिटी 27 to 30 होना चाहिए। 27 to 30 का मतलब होता है 27 पार्ट पर 1000, 30 पार्ट पर 1000। व्हाट डज इट मीन? इट मींस 1 किलो समंदर के पानी के अंदर 27 ग्राम नमक मिला है। 1 किलो समंदर के पानी के अंदर 30 ग्राम नमक मिला है। अगर सैलिनिटी ये है तो कोरल कैन थ्राइव। बट अगर सैलिनिटी 30 से 32 हुई तो स्ट्रेस में जाने लग जाएंगे। और सैलिनिटी का कारण क्या, आज जानेंगे। ठीक है, तो ये इसके बीच में पाई जाती है, मतलब इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं इनको बचाना और इनसे पता करना कि क्या हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। अब देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन, आप लोग इसको गलत करोगे नो डाउट, मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देता हूं कि आप ये क्वेश्चन करो, आप सिर्फ इसको सुनो।
मैंने आपको पढ़ाया कि कोरल्स जो होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं। रेनबो आइलैंड फिजी जो कि इक्वेटर के पास कंट्री, हमने कब पढ़ा होगा? जब मैंने आपको लेटीट्यूड्स पर आने वाली कंट्री बताई थी इक्वेटर के पास। तो फिजी फ्यूजी इन कंट्रीज के बारे में बताया था, प्रशांत महासागर के बारे में, और यह भी कहा था कि मैं होता तो इसको पढ़ता, मैं होता तो एटलस के अंदर इनको देखता, इन सारी कंट्रीज को कौन कहां आ रही है। दूसरा, रेनबो आइलैंड के बाद स्वराज आइलैंड जो कि भारत के आइलैंड है, स्वराज आइलैंड भारत का आइलैंड है। तीसरा, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि नाम से जाना जा रहा बैरियर रीफ, कोरल का एक टाइप फ्रीजिंग बैरियर। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है। जापान, आप सब जानते हो जापान कहां आता है? जापान की शुरुआत होती है लगभग 35 डिग्री से, जो कि एक सब ट्रॉपिकल इलाका आ जाता है। मतलब कोरल को वहां पर तापमान इस 20-22 डिग्री से कम मिलेगा। कोरल कैन थ्राइव इन अ ट्रॉपिकल वाटर। अब यहां पर तापमान इससे कम मिला, मतलब दे कैन नॉट सर्वाइव। इट मींस कि आंसर ये हो गया। अब आप ये बोलो कि सर आपने पढ़ाया नहीं, तो सर कभी भी आपको ये नहीं पढ़ा सकते कि ये क्वेश्चन है तो चौथी क्वेश्चन जापान की जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी रख दी, तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आप उसको ये सोच करके नहीं छोड़ सकते कि वहां ट्रंप होगा, वो पोल्यूशन करता होगा, वहां तो कोरल नहीं मिलेंगे। ब्रॉड लेवल पर सोचो एक ही चीज को। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको करने देता ना तो मैं कभी ये सिखा नहीं पाता जो मैं आपको बताया। चीजें यहां पर ये लिख दी है। अब आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल इलाके के अंदर आने वाली कंट्री ज्यादा से ज्यादा, यार चलो ये बहुत कंसंट्रेटेड डेटा बोल दिया, तो 30 डिग्री तक चल जाओ, चाइना तक मान लो, चाइना तक कोरल मिल जाएंगे। बट चाइना के ऊपर जब आप ऊपर जा रहे हो, चाइना के भी नॉर्थ पार्ट मंजूरिया तरफ, तो फिर खेल है, फिर उस समय हम गलत कर बैठेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह की अवेयरनेस रखो, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होंगे। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, इस क्वेश्चन को फाड़ दोगे तुम लोग पैसिफिक ओशन में। नाम भी लिख दो, मारियाना ट्रेंच। कितना बढ़िया होता है यार, कितना प्यारी फीलिंग होती है कि बच्चों को आता है और वो टूट रहे, मेरे को आंसर करना, मेरे को बटन दबा दे, मुझे बटन दबा दे, और मैं कुछ भी बोलने नहीं दे रहा, मैं यहां लिख रहा हूं, उनके मन में चल रहा मारियाना ट्रेंच, वो बोल नहीं पा रहे। ठीक है, एक चीज और लिखिए इसके बारे में, वेस्ट पैसिफिक, पैसिफिक के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अब पैसिफिक तक तो आप सीखे हुए हो, तो एक और वर्ड जोड़ो उसमें कि जो प्रशांत महासागर ऐसा है, इस प्रशांत महासागर के ये वाले हिस्से में जो एशिया को छूता है, यहां पर जो हिस्सा है जापान के पूरब में फिलीपींस आइलैंड के पास, वहां पर आपको मारियाना ट्रेंच मिलेगी। कुछ नई चीज लेकर के जाओ। अगला पॉइंट आ जाता है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन, अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आए हम, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं भाई, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये इतनी खतरनाक, इतनी जानदार रीफ है कि बनती हुई पूरी दिखाई दे रही है हमें। ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में बनी, ये बैरियर रीफ है, दिख रही है अलग। समंदर में ऐसा मत समझना कि आपको यहीं से ऊपर से कोरल नहीं दिखेंगे, अभी यहां से सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आप सोचोगे लाल पीला रंग, नो सॉरी, बट आपको ये रीफ दिखाई दे रही होगी, ये पूरी कोरल की रीफ है, कोरल सी। अगर कुछ फोटोग्राफ आ जाए तो मैं दिखा भी देता आप लोगों को, ये पूरी वो रीफ है। और ये 2000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के पूरब में बनी है, याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में बनी, कितना 2000 किलोमीटर तक फैली है। अब आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर, नया लेक्चर शुरू, यानी अब मैं बात करूंगा सैलिनिटी के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। अभी तक मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई, बताइए। और 1 मिनट ना, मेरी मम्मी 6 मिस कॉल। हो गया वो, आगे बढ़े। फेथम वंस अगेन, हर्ष देखो, फेथम को एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं मैं, एक फेथम और एक नोटिकल माइल, दोनों को सेम रखो। कैसे? अगर आप नॉर्मली चाहो तो डिफेंस वाला पर जाकर के सर्च कर देना, आपको डिफेंस वाला पर मिल जाएगा कि आवाज कट रही है, वॉइस क्रैक हो रही है, बताओ कि ये मस्ती कर रहे हैं। आवाज सही है? ऑल ओके? हाँ,
मैं आपको बताता हूं, अगर आप डिफेंस वाला पे जाओगे और चैनल को ओपन करके लिख दोगे फेथम एंड नॉटिकल माइल, तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसको पूरा जहाज के थ्रू समझा के बताया था, एनिमेटेड है वो वैसे समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहो कि मैं यहीं बताऊं तो यहां मैं आपको बता देता हूं, जो फेथम होता है वो डेप्थ नापता है समंदर की, फेथम क्या नापता है, डेप्थ ओशियन की, और जो नॉटिकल माइल्स है वो सरफेस एरिया नापता है, जो सरफेस पर एरिया होता है ना वो। तो डेप्थ यानी फेथम, 1 फेथम इज इक्वल टू 1.8 मीटर, क्योंकि समंदर किलोमीटर जितना बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो 1.8 मीटर लिया। और इधर कितना लिया, नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स में आपका क्या हो जाएगा 1.8 किलोमीटर, बस दोनों सेम है, ज्यादा डरो मत। टेगा रीजन बता दिए। रशिया है ना, रशिया का नाम सुना आपने, रशिया का जो उत्तरी भाग है बेटा, रशिया जो है उसका जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग के अंदर साइबेरिया वाला रीजन है, उस साइबेरियन रीजन को टेगा फॉरेस्ट बोलते हैं। टेगा फॉरेस्ट वहां पर बोरियल फॉरेस्ट है, मतलब वहां पर पाए जाने वाले कॉनिफेरस ट्री जो है, नुकीली पत्तियों वाले वन, नुकीली क्रिसमस ट्री, ऐसे सॉफ्टवुड जंगलों को हम बोरियल ट्री बोलते हैं। तो आपको रशिया और कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलास्का, इस हिस्से का क्लाइमेट आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, उसे टेगा बोलते हैं। मतलब ये सर्च भले मत करना उसे टेगा बोलते हैं क्या, वहां क्या क्या होता है वो आपको टेगा सिखा देगा। प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर। अब एक नया वो क्वेश्चन, सर बर्मुडा ट्राइंगल क्या है? वेरी सिंपल, आपको एक बात बता देता हूं कि ये यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास, इस हिस्से के पास, ये जो पॉइंट है यहां पर एक ट्राइंगल बना है, इधर एक आइलैंड है बर्मुडा, इधर एक आइलैंड है प्यूर्तो रिको, और यहां पर है आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, तो ये जो चीजें हैं, इन तीनों चीजों को जोड़ करके फ्लोरिडा का ये फ्लोरिडा, एफएल, पुएर्तो रिको और बरमुंडा, इन तीनों को मिलाकर के एक ट्राइंगल बनाया गया। इस ट्राइंगल के बारे में ऐसा बताया जाता था कि इस ट्राइंगल में जाने वाली चीजें बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहां पर उड़ने वाले हवाई जहाज को समंदर के अंदर से एक जानवर निकलता, खा जाता है, अंदर रख लेता है ना, और कचरा फिर लोहे लंगर के भाव में बेच देता। दूसरा, इसके बारे में यह बताया जाता था कि यहां से जाने वाले जहाज को बीच में से उनके अंदर होल कर दिया जाता था, नीचे से तीर चला कर, मतलब ऐसा नहीं, बट यहां पर जाने वाले जहाज डूब जाते थे। मजाक कर रहा हूं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया मैंने। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर ऐसा बताया जाता था, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए कि यहां पर ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड, उन लोगों ने बताया था कि इस इलाके पर कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परेशान करे। इस तरह के हालात जो यहां पर मौजूद है, दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ऐसे हालात मौजूद है। सिमिलरली आपको एक और जगह बताता हूं मैं, दैट इज जापान। जापान के पास यहां पर आपको मिलेगा एक डेविल ट्राइंगल, इस इलाके के पास, यहां पर एग्जैक्टली सेम उसी लेटीट्यूड पर बना हुआ इधर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है ये डेविल ट्राइंगल है, इसके बारे में भी ऐसा बोला जाता है, मतलब समंदर देखो बहुत बड़ा है बेटा। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, आप डरो मत, आप इस चीज को ऐसे समझो कि प्रकृति ने हमारे लिए एक टीचर बनाया है जो आपको इन चीजों से रूबेरू करा दे कि इनसे डरना नहीं है। धरती के ऊपर बहुत बड़ा समंदर है, इतने बड़े हिस्से में पानी है, तो हालात इस तरह के बनना बड़ी आम बात होती है। मलेशियन फ्लाइट थी, आसमान में से गायब हो गई, कई बिलियन रुपए उस पर खर्च कर दिए, ढूंढने के लिए नहीं ढूंढ पाए। सेंटियागो के पास फ्लाइट क्रैश हो गई। हमारे देश में, हमारी इस धरती पर कम से कम कई सैकड़ों फ्लाइट्स क्रैश हुई है। अब चीजें, इतनी बड़ी धरती है, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैल फंक्शन हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं रिसेंटली दिल्ली जा रहा था, ये बात है जब आपका 13 अप्रैल के दिन पेपर था, व्हेन आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ दिल्ली। तो मैं फ्लाइट में जा रहा था और मैंने उसमें से, मुझे एक फ्लाइट जाती हुई दिखाई दे रही थी, मैंने उसका वीडियो बनाया। वो जा रही थी, मैंने उसको देखा, और उस फ्लाइट के अंदर पता मैंने क्या नोटिस किया कि जो फ्लाइट वहां जा रही थी, इतनी छोटी सी, एक मक्खी बराबर, आसमान में मैं भी मक्खी जैसा और वो भी मक्खी जैसी, और उसके अंदर लगभग 200-250 लोग बैठे होंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि ये नेचर बहुत बड़ा है, ये बहुत विशाल है, इसके सामने आप और हम ना ही उचके तो ज्यादा अच्छा है। इसकी रिस्पेक्ट करें जो भी है। इस तरह के हालात बनना बहुत आसान बात है कि किसी भी चलती चीज में कोई मैलफंक्शन हो जाए, वो कुछ बिगड़ जाए, उसके लिए हम माइथोलॉजी, उसके लिए मिस्ट्री, उसके लिए हम दैत्यों का नाम दे दें, वो गलत बात है। ऐसा कोई वो नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। एवरीथिंग इज जस्ट ओके, एवरीथिंग इज जस्ट ओके।
ओके आप ऐसा मत समझिए कि ये डेविल ट्रायंगल है, समंदर इतना खूंखार है, आप ड्रेक पैसेज के बारे में पढ़ोगे तो आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। जो यहां पर तो आप किस किस को ब्लेम करोगे, कहां कहां से डरोगे, कहां कहां तक। ये ड्रेक पैसेज है, ये पूछना, इस पे इंटरनेट पे लिखोगे ना ड्रेक पैसेज, तो ऐसे होंगे क्यों ड्रेक पैसेज से निकलने के लिए इतने सारे जहाजियों का मन कतराता था, क्यों कोई ड्रेक पैसेज पार नहीं करता था। इसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो ड्रेक पैसेज के बारे में कभी सब ये ऐसी चीजें हैं। चलो तो प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर के बारे में स्टडी करते आज। प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर दो प्रकार की होती, एक तापमान और एक लवणता। दो चीज होती जो समंदर की टेम्परेचर को बताती है और साथ ही साथ उसके खारेपन को बताती है। इट इंपैक्ट द कोस्टल क्लाइमेट, ये आपको कोस्ट का क्लाइमेट इंपैक्ट करती। जैसे इतने सारे हिस्से का हमने पढ़ा था, मुंबई का और दिल्ली का क्लाइमेट बड़ा एक्सचेंज होता है, कभी एक दूसरे से मैच नहीं खाता। पता क्यों? दिल्ली में गर्मी एक्सट्रीम होती है, ठंड एक्सट्रीम होती है। मुंबई में ना गर्मी 30 पार करती ना ठंड 20 पार करती है, मतलब वो मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि ओशन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। तो यही टेम्परेचर, यही खारापन समंदर के अंदर आपके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके तट के। इसको बैंक मत बोलिएगा, ओशन के लिए कोस्ट वर्ड इस्तेमाल होता है और नदी के लिए बैंक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो कोस्टल क्लाइमेट को इंपैक्ट करेगा। फ्लोरा मतलब ट्रीज और फोना मतलब एनिमल, समंदर में पाए जाने वाले जीव जंतु। जैसे कि हमने पढ़ा कोरल, एक बच्चे ने पूछा था कि सर कोरल का किसी भी समंदर में होने का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फायदा है। देखो कोरल्स जो होते हैं ना उस इलाके को प्योर करते हैं, ऐसा समझिए कि उस इलाके के अंदर जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कंज्यूम करते हैं। उनके अंदर होती एल्गाई, वो एल्गाई फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए लगता कार्बन, तो कार्बन कंज्यूम करेगी और ऑक्सीजन निकालेगी। आपका बेनिफिट है कोरल का होना। हमारे देश में खूब कोरल पाए जाते, बेफिक्र रहो। आगे बढ़े, सेलेनिटी क्या होती है, शुरू करें सेलेनिटी। चलिए, तो सेलेनिटी इन टर्म यूज्ड टू डिफाइन टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन सी वाटर। समंदर के पानी के अंदर कितने नमक घुला हुआ है उसे सेलेनिटी बोलते हैं। समंदर के पानी के अंदर कितने अमाउंट में सोल्ट डिसॉल्व है, दैट इज नोन एज सेलेनिटी ऑफ ओशन। इसी को ओशन की सेलेनिटी, ओशन का खारापन, ओशन की लवणता कहते हैं। और अच्छे टर्म में जानते हैं, जनरली द सेलेनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, in the form of chloride, in the form of magnesium sulfate, in the form of calcium carbonate, in the form of calcium sulfate, ये सब salts के नाम है ना। तो salinity in term used to define the total content of dissolved salt in a sea water। अब वो कितना होगा, solid material that is NaCl in a gram in 1 kilogram of sea water। मतलब बहुत मोटा, बहुत आसान शब्दों में एक बात बोली गई, 1 किलो समंदर के पानी के अंदर कितने ग्राम में नमक, अब वो NaCl के फॉर्म में हो, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में हो, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में हो, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, डजंट मैटर, बट कितने अमाउंट में कितने ग्राम में नमक मिला है वो उस पानी की लवणता कहलाएगी। क्वेश्चन ये उठ जाता हमारे दिमाग के अंदर कि सर व्हाई किलोग्राम, इट्स अ लिक्विड, इट्स अ वाटर, वी शुड यूज लीटर हियर, बट व्हाई किलोग्राम? इट इज बिकॉज कि जो चीज उसमें डिसॉल्व हो रही ना वो ग्राम में हो रही, मिलीलीटर में नहीं हो रही कि हम उसको लीटर में ले, ये ग्राम में हो रही, तो हमें एक अच्छा कैलकुलेशन मिल जाए उस वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया। तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब क्या होता, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम समंदर के पानी के अंदर कितना ग्राम में नमक मिला है, दैट इज अ सेलेनिटी। तो एग्जांपल, इट मेजर्ड इन पार्ट पर 1000। किस में नापते हैं हम इसको? पीपीटी में नापते हैं, साइन इस्तेमाल करते हैं पीपीटी। अगर ओशन की सेलेनिटी एग्जांपल से जानो आप, तो एग्जांपल अगर 35% 35 पार्ट पर 1000 सेलेनिटी, उसका मतलब है 35 ग्राम नमक मिला 1 किलो पानी में। इट इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये समंदर की भौतिक विशेषताओं को इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि उसका तापमान, समंदर का तापमान, अगर पानी नमकीन, अगर पानी खारा है तो खारे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0 से ज्यादा होगा, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में तापमान को इंपैक्ट किया। उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से और कम होगा, माइनस में होगा, -5 -7, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर को इंपैक्ट कर रहा है। उसकी डेंसिटी को इंपैक्ट करेगा। डेंसिटी मतलब कि द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ए पर यूनिट वॉल्यूम, उसे डेंसिटी बोला, तो वो डेंसिटी को इंपैक्ट कर रहा है, सब चीजों को, वेव्स को, करंट को। जब पानी खारा होता है सब सरफेस करंट चलते, सब सरफेस क्या होता है अगले लेक्चर में जानेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, प्रेशर, डेंसिटी, तापमान, ये सब इंपैक्ट होते हैं अगर समंदर के पानी में नमक हो तो। आगे बात करते हैं समंदर में कौन कौन से नमक किस प्रकार पाए जाते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 33 to 37 पार्ट पर 1000। समंदर के पानी की लवणता 33 ग्राम से लेकर के 37 ग्राम है, 33 ग्राम से लेकर के 37 ग्राम है। आप समझ जाओ कोरल हमारे 30 तक सर्वाइव कर सकते थे, या अपर लिमिट पार कर रही, तो एवरेज निकाला जाए पूरे समंदर का जो है उसमें कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते। वो कहां सर्वाइव करेंगे? जहां पर वो कम होगी।
कौन कौन से नमक पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड 77.8 पार्ट पर थाउजेंड, मैग्नीशियम सल्फेट 10.9 पार्ट पर थाउजेंड, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 और मैग्नीशियम सल्फेट 4.7। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि ये पूरे समंदर का लगभग 77% नमक है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड पूरे समंदर का लगभग 10% नमक है और ये पूरा 4% जो पाया जाता है। ओके, बाकी का रेस्ट में और भी मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़े, सोर्स ऑफ सैलिनिटी टू द ओशियन। समंदर के पानी को नमक कहां से मिलता है? तो एक तो वो कहानी है, बड़ी छोटी लोकप्रिय कहानी है, हमारे देश में बच्चों को सुनाई जाती थी जब उनको नींद नहीं आती थी। तो अगर मैं अभी आपको सुनाऊंगा तो आप सो दोगे और मुझे नींद लाना नहीं, तो हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, अभी तक हमने जो जाना उसमें कोई डाउट है? सैलिनिटी का इतना डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया, सर चेट ऑफ करके पढ़ाया करो, मजा आता है। ठीक है बेटा। सर आपकी हाइट कितनी, कपड़े सिलवाओगे क्या बेटा? अभी ले लिए मैंने। दो सौ पे किया है ना? हाँ, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम ना, कल मैंने एक बात बताऊं, मुझे बस छोटा सा पॉइंट, कि कल मैंने आपको यह बताया था कि जो पानी समंदर में नदियों के थ्रू एड होता है, रन ऑफ होता है, वो कितना होगा। अब उसको फटाक से बता दो। हाँ, ब्रेकिश वाटर में बता दूंगा विवेक अभी। जो पानी रन ऑफ होकर के नीचे आता वो कितना था? मैंने बोला था कि इसको याद रखना, कल काम आएगा। सेवन परसेंट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब यही हमारे नमक के खारे, समंदर के पानी के खारे होने का कारण बनेगा। ये जो 7% आपने बोला ना, जो नदियां एक्स्ट्रा लेकर के जा रही है, यही बनेगा ओरिजिनल रीजन। चलो, मैं बची हुई चाय गरम कर लाया। बहुत बढ़िया। थाला फोरे रीजन, थाले की वजह से समंदर खाला है, खारा है। अब बोलो, थाला फोरे रीजन, उन्हीं की वजह से समंदर खारा मान रहे हो क्या? क्योंकि 7% की वजह से समंदर खारा है। अब देखो बेटा, कहानी वहानी हटाओ, ध्यान से सुनते उस चीज को। अब देखो क्या होता है, समंदर से समंदर की ओर आती नदियां, ओके, समंदर की तरफ जाती नदियां। अब ये नदियां हर साल 7% पानी लेकर के जाती है, एक्स्ट्रा। हर साल जाती है ना, एक्स्ट्रा जाकर के मिलाती है। अब होता क्या है कि ये जब जाती है तो ये कहां से बहती नदियां? सर जमीन से बहती है। जब नदियां बहती है तो अपना जियोमोर्फोलॉजी का ज्ञान लगाओ। नदियां की 3 स्टेजेस होती, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। जब यूथ स्टेज में नदियां मिट्टी काटती है तो उन मिट्टियों को अपने साथ जोड़ती है और बहा के ले जाती। जब मिट्टी नदी के साथ जुड़ेगी, बहा के आएगी, तो मिट्टी किससे बननी होती? व्हाट इज रॉक, व्हाट इज सोइल? सोइल क्या है? सोइल इज अ वेदर्ड फॉर्म ऑफ रॉक। मानते हो इस बात को? सोइल क्या है? हमने पढ़ा था ना, सोइल कैसे बनती है? जब चट्टान वेदर्ड होती है तो सोइल बनती है। चट्टान क्या होती है? व्हाट इज रॉक? एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। अब मिनरल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मिनरल्स? सोडियम इज ए मिनरल, क्लोरीन इज ए मिनरल, कैल्शियम है मिनरल, मैग्नीशियम। अब जब नदी ने सोइल बनाई,
तो नदी ने चट्टान को इरोड की हुई होगी, वो चट्टान से इरोड होकर के मिट्टी बनी होगी। जब इरोड होकर के बनी तो चट्टान थी, कभी चट्टान मिनरल से बनी होगी, तो अल्टीमेटली सोइल के अंदर सोडियम कैल्शियम आ गए। बोलो हां, बस इसको हां कर दो। अभिनव द्विवेदी, आई एम डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ। बेटा ये पॉइंट समझो, तुमको लिटरली मजा आ जाएगा, तुम वो चीजें ख्याल ही छोड़ दोगे। आपको मैं इतनी बढ़िया चीज बताऊंगा ना कि समंदर खारे क्यों हैं, फिर तुम अपना जीवन भी बर्बाद नहीं करोगे। मानते हैं? तो नदियां अपने साथ जब ये लेकर के जाती है, अब लेके जाने के बाद ये सोडियम और क्लोराइड को ला करके कहां मिला दिया? सी के अंदर। अब बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मुझसे आप सभी लोगों ने मेरे मुंह पर फेंक दिया कि सर अब इसका जवाब दो कि अगर सोडियम और क्लोरीन नदी में मिला तो व्हाई नॉट रिवर इज सेलाइन? नदी क्यों नहीं खा रही है? तो आप में से किसी एक ने जवाब दे दिया क्योंकि वो बहता हुआ पानी है इसलिए खारा नहीं है। किसी ने दे दिया जवाब कि नदी का बहता हुआ पानी समंदर का रुका हुआ पानी, अर्थात बहुत गलत है आप। समंदर का पानी बहुत ज्यादा बहता है, बिल्कुल भी हम इस तरह का जजमेंट ना लगाए। वो 71% भाग है धरती का, वो बहता है, वो बहता है। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि समंदर नहीं बहता, नदी बहती है। इसलिए कारण दूसरा है। कारण ये, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक सिप मार लेता हूं चाय का। देखो, जब आसमान के ऊपर से सूरज की रोशनी कहां से गिरी? समंदर के ऊपर, पानी बना भाप। जब भाप बना तो हमने क्या देखा कि जब पानी भाप बना था तो 77% पानी आसमान के अंदर आ गया, 84% पानी आसमान में आया समंदर से। हमने कल पढ़ा था। और वो पानी इधर बरसेगा, वो मीठा पानी। मैंने कल बताया भी था कि अगर आपको डैम बनाने हो, आपको पानी मीठा करना हो तो डैम बना लो। पानी मीठा करना हो तो डैम बना लो। पानी जो इकट्ठा होगा पीछे की तरफ बारिश का, वो मीठा ही होगा, जबकि वो गया समंदर से ही है। तो समंदर से जो पानी बह रहा था उसके अंदर सोडियम क्लोरीन सब मिले हुए थे, बट कितने परसेंट में? 1 ग्राम, शायद 2 ग्राम, बस इतना। अब एक बार नदी गई, यहां ले जाकर के 2 ग्राम नमक छोड़ दिया, फिर वो पानी भाप बन के उड़ा, इधर गिरा। तो भाप बन के हमेशा मीठा पानी गिरता, हम सब जानते हो। 2 ग्राम यहां जमा रह गया। नदी फिर गई, इधर से नमक लेकर के आई 2 ग्राम, इसमें मिलाया, अब समंदर में 4 ग्राम है। नदी फिर 2 ग्राम के साथ आई, अब समंदर में 6 ग्राम है। नदी फिर 2 ग्राम के साथ आई, अब समंदर में 8 ग्राम है। नदी फिर आई, अब समंदर में 10 ग्राम है। मतलब समंदर में नमक नमक बचता जा रहा, मीठा पानी उड़ता जा रहा। अब ये रेगुलर प्रोसेस चलती रहेगी तो समंदर खारे होंगे। आया समझ में अभिनव? अब अच्छा लगा आपको बेटा? अब तो डिस्ट्रॉय करने का मन नहीं कर रहा। ये पॉइंट समझे आप कि नदियों का पानी खारा क्यों नहीं है? इतने बड़े सी को 7% सलाइन करता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। अब इसको ऐसे समझो कि अरबों साल से नदियां चल रही है। आप ऐसा समझो कि आप 1 लाख साल से एक बड़ी पानी की मोटर ही चालू करके छोड़ दो तो गांव में एक नदी का निर्माण कर लेगी। तो ये तो 1 लाख साल से इतनी नदियां जा रही है, तो हर साल 7% मिला रही है। और आपकी हर चीज के एक कारण नहीं होते, ये बात भी तय है। हम ये हमेशा जानते हैं कि कभी भी एक चीज का एक कारण होता ही नहीं है, उसके और भी कारण होते, पर ये एक है। ये एक आप जान गए कि क्या जाना हमने कि नदियां अपने साथ साथ मिनरल्स को लेकर के जाती है। ड्रेनिंग मिनरल्स लाइक सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट का इसे बनता है, SO4 होता है उसका फॉर्मूला, बट वो 2-3 चीजें मिलेगी उसमें, सल्फर, ऑक्सीजन, तो वो नहीं लिखेंगे। बट आप समझ गए कि सल्फर, ऑक्सीजन और सब चीजों से मिलकर के जब जाता तो नमक समंदर में बनता। बस यही याद रखना। आया समझ में? आगे बढ़े। हाँ, इट मीन सेलेनिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट पहला हो गया। दूसरा, मिड ओशनिक रीच। हम पढ़ के आए थे समंदर के अंदर से लावा निकलता। लावा एल्केलाइन भी होता, लावा बेसिक भी होता है। बेसाल्टिक, एंडेसाइटिक लावा, अरे पढ़ के आए हो ना। जब ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता था तो जो भूरा होता है वो एंडेसाइट, जो काला होता है वो बेसाल्टिक, जो गाल की तरह वो एंडेसाइट, जो बाल की तरह वो बेसाल्टिक। तो ये हो गया भूरा काला आपका। फिर इसके बाद आप में क्या हो जाएगा कि जो बेसाल्टिक लावा होता है उसमें क्वालिटीज ज्यादा होती है, उससे मिट्टी बनती है।
जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती, काली मिट्टी। एंडेसाइटिक लावा से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनते। ओके, तो ये सारी चीजें हमने जानी थी। तो जब समंदर के अंदर ज्वालामुखी फटती है, मिड ओशनिक रीच, तो इसके अंदर भी सैलिनिटी के बढ़ने की क्षमता रहती है। सैलिनिटी यहां से भी ऐड होती है। लिखिएगा, मिड ओशनिक रीच इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन। सर डीप सी इतना सलाइन क्यों है, इस बारे में बात करेंगे हम आज ही। अगला पॉइंट आ जाता वोल्केनो इन द ओशियन। समंदर के पानी के अंदर कोई ज्वालामुखी हो, कोई ज्वालामुखी अपना लावा समंदर में मिला रही हो, तो रेगुलर एड होने की वजह से नमक बढ़ता जाएगा। जब रेगुलर ज्वालामुखी अपना लावा समंदर में ऐड करेगी तो उसकी वजह से नमक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लावा क्या है, आगे चल के मिनरल से तो बनेगा लावा। बस आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। सहारा डेजर्ट जैसी जगह पर बड़े बड़े रेगिस्तानों में जो धूल की आंधियां आती है, इन आंधियों में मेरे भाई इतनी ताकत होती है इन धूल की आंधियों में कि ये आपको अंधा कर सकती एक आंधी। और आप इसको छोटी बात मत समझिए, अंधा होना। अंधा होना मतलब कि ताउम्र नहीं दिखेगा, आप समझो। तो अगर एक बार हम आंधी में फंस गए तो आपकी वो आंख छीन लेगी, आपके पास फिर कुछ भी हो, आपके पास कुछ भी हो। अगर आपके पास प्रॉपर घर वाला प्रोटेक्शन नहीं है वहां पर कि आप उसके अंदर गेट बंद करके रुक गए, और घर का जब गेट खोलोगे ना तो गेट नहीं खुलेगा, इतनी रेत घर के बाहर जम जाएगी। अब इमेजिन करो कि कितने तेज। हर साल लगभग 30 लाख टन, प्लीज मेरे डेटा के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हर साल लगभग 30 लाख टन रेत उड़ के प्रशांत इसमें अटलांटिक महासागर में गिरती सहारा से। मैं होता तो वही अगेन बात सर्च करके देखता इन चीजों को। ये सहारा है, ये सहारा, तो हर साल ये वेस्टर्न सहारा मोरिटेनिया से उड़ करके हवाएं इस अटलांटिक महासागर में गिरती। यहां पर बहामास की गुफाओं के अंदर कई सारी रेत मिली है जो ये साक्ष्य देती है कि ये सहारा डेजर्ट से अपने ताल्लुकात रखती है। कई सारी ऐसी यहां पर बहामास की गुफाओं के अंदर मिली है रेत। तो ये रेत क्या है? रेत सेंड है। सेंड क्या है? सेंड चट्टानों का वेदर्ड फॉर्म है। चट्टान क्या थी? एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। मिनरल क्या थे? सोडियम क्लोरीन। आप ऐसा मत समझना कि बस सर सोडियम और क्लोरीन ही होता है, क्या होते सब है, बट सोडियम क्लोरीन से नमक बनता है, इसलिए मैं वो बताता हूं। सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर। ओशन वाटर के अंदर सैलिनिटी का सोर्स, बिल्कुल सही। बीटी आपका नाम तो मैं लूंगा यार, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला बेटा। एक मिनट, क्या नाम है? बीटी आध्या। बीटी का फुल फॉर्म नहीं पता। आध्या बेटा, आपने जो बोला ना ब्लड रेन, बहुत सही जगह आपने यूज किया वर्ड, कि सहारा डेजर्ट के ऊपर से जो रेत उड़ती थी, वो रेत जब गिरती थी सागर के अंदर तो लाल रंग की हो जाती थी मिनरल से मिक्स होकर के, इसलिए उसको ब्लड रेन बोलते। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर। समंदर के पानी के अंदर सैलिनिटी का सोर्स रेन वाटर भी है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर का मतलब क्या होता है? आसमान के अंदर बादल हैं और उन बादलों के साथ साथ वहां पर कार्बन भी मिक्स हुई है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपस में मिक्स होती तो कार्बोनिक एसिड बनती है H2CO3। जब वो बरसेगा तो नमक उसमें भी होगा। अब आप ये मत बोलिएगा मुझे कि सर फिर बारिश का पानी तो मीठा भी तो होता है। हाँ होता है, बट हमें ये पता है कि ये पानी तो वापस उड़ जाएगा, बट ये जो एक तिनके जितना भी नमक लाया ना, ये सागर के अंदर अनंत काल तक रहेगा। सागर के अंदर अनटिल एंड अनलेस कि कुछ चेंज ही ना हो जाए, जब तक वो बारिश का पानी जो नमक लेकर के आई थी, बारिश का पानी तो उड़ जाएगा। मतलब आपको जैसे आगे आप सब समझते जाओगे पूरी पिक्चर। अगला पॉइंट जाता फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी। इवापोरेशन। पहला पॉइंट, इवापोरेशन इंक्रीज द सैलिनिटी। जितना पानी भाप बन के उड़ा उतना फ्रेश वाटर उड़ गया और सलाइन वाटर बच गया। प्रेसिपिटेशन, ये इंक्रीज द सैलिनिटी, प्रेसिपिटेशन रिड्यूस द सैलिनिटी। जब बारिश हुई सैलिनिटी घट जाएगी। तीसरा, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर रिड्यूस द सैलिनिटी। जब नदियों का मीठा पानी समंदर के मुहाने पर मिलेगा तो वो पानी हो जाएगा ब्रेकिश वाटर। एक बच्चा पूछ रहा था अभी ब्रेकिश वाटर क्या होता है, आज ही बताएंगे अभी। रिड्यूस दी सैलिनिटी एट माउथ। नदी के मुहाने पर सैलिनिटी घट जाएगी क्योंकि मीठा पानी खारा पानी ऐड हो रहा है। अब आप ऐसे समझिए, ये तो सलाइन वाटर है, ये फ्रेश वाटर है, और इन दोनों के बीच का जो पानी है ना, जो दोनों से मिक्स होकर के बना, दैट इज अ ब्रेकिश वाटर। खारे से कम खारा, मीठे से ज्यादा खारा।
गाइस प्लीज सजेस्ट वन पीवाईक्यूएस बुक फॉर, लाया हूं ना, है ना, ये देख, लाया हूं ना मैं। इसके अंदर ऑल पीवाईक्यूएस है ना। आप लोग ना, अरे यार, फॉर जीएटी पीवाईक्यूएस पीडब्ल्यू प्रीवियस ईयर बुक। आपने वो मूवी नहीं देखी धमाल? अरे धमाल नहीं, कौन सी, भागम भाग, भागम भाग, जिसमें गोविंदा, अक्षय कुमार और बाबू भैया, ये गोविंदा है ना, सुनील शेट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हेरा फेरी नहीं, धमाल भागम भाग की, ये तीनों एक जगह रहते हैं, इनको ककड़ी कहानी रहती है। तो बोलता है कि अगर इस ककड़ी के साथ अपने को काली मिर्ची मिल जाती है, तो गोविंदा बोलता अरे लाया हूं ना, है ना मेरे पास। तो क्या आदमी है यार तू। फिर थोड़ा सा कुछ लगता, अरे है ना मेरे पास। तो वो एकदम से वो डायलॉग मेरी मारने की बहुत इच्छा थी। तो आज मुझे मौका दिया ईश्वर ने, किसी ने पूछा पीवाई किसको नहीं, लाया हूं ना। चलो प्रेसिपिटेशन का समझ में आया। अभी तुम देखना उसको, तुम अभी इसको मजाक में ले लोगे, तुम उसको वहां जाकर के देखोगे ना, कभी तुम जो देखते नहीं हो, तुम तो बस इतना लिख देना गोविंदा, यूट्यूब पे गोविंदा अक्षय कुमार लाया हूं ना, फिर वो बताएगा सब। फैक्टर अफेक्टिंग द सेलेनिटी, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से सेलेनिटी रिड्यूस हुई। कोई सज्जन ऐसा है क्या जो इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरी बात से? सेलेनिटी, पानी गिरेगा तो बरसात के पानी की वजह से, अरे यार तुम लोग ना तुम बहुत बेवकूफ लोग हो, तुम लोग सिर्फ बात में लग जाते हो, चीजें जानते ही नहीं हो जो पीछे। पता है, मैं तुमको एक बात बताऊं, लिटरल सेंस में एक बात बताऊं, जितने लेवल पे जाकर के मैंने आज ये सेलेनिटी पढ़ाया है ना, ये मैंने आज तक विराट में भी नहीं पढ़ाया। मतलब क्योंकि आज मैंने ऐसा था कि मैंने आपको लिटरली ऐसा समझा कि मैं इनके एक भी चीजें नहीं सुनूंगा, जो मुझे पढ़ाना वो पढ़ाऊंगा, इनके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप बोलोगे नदी का पानी खारा क्यों नहीं रहता, ये वो, सिर्फ इसलिए कि मैंने आज उसको जियोमॉर्फोलॉजी से जोड़ा। यार जो आपको सिस्टम बताया है ना मैंने, ये सिस्टम को जानने के लिए, ये सिस्टम को जानने के लिए आपका खुद का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कि मिट्टी थी, वेदरिंग हुई, वेदरिंग आप पढ़े हो, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, आपने रॉक्स पढ़ी है जहां पर एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स था, उन मिनरल्स के अंदर ये थे जो पानी में, ये पढ़ने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और आज ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली इनको वहां तक ले आया हूं कि अब ये ज्योग्राफी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बोलता था ना कि कभी कभी बच्चे बोलते थे सर एल नीनो लानीना समझा दो, मैं रोकता था कि अभी तुम उतने मैच्योर हुए नहीं हो। बट एक बार मुझे क्लाइमेटोलॉजी मैंने खत्म करा दी, हवाओं का पैटर्न बता दिया, अब मैं धीरे धीरे ओशन करंट आ जाएंगे वो बता दूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर मैं पेरुवियन वर्ड यूज करूंगा तो इसका दिमाग कहां जाएगा। तो हमारी वाइब अब जाकर के पढ़ाई से रिलेटेड मैच हुई है, तब जाकर के। बस आप इतना कीजिएगा कि मैं अगर बात को बहुत ही नॉर्मल मैनर में भी बोल रहा हूं, उसका ये कतई मतलब नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा मतलब मिजाज ही है कि मैं चीजों को इस तरीके से आपको समझाता हूं कि आपको याद भी रहे और परेशानी भी ना हो। बट प्लीज इसको अवॉइड मत कर देना। अगर मैंने लिखा है तो एक एक पॉइंट आपके काम का, एक एक पॉइंट में जरा सा बोलूंगा ना, उसके अंदर नॉलेज रहेगा आपके लिए, ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर रिड्यूस द सेलेनिटी ऑफ द ओशन, सेलेनिटी एट द माउथ, जो किनारे के पास यहां पर सेलेनिटी को घटा देता। अगला मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के अंदर होता फ्रेश वाटर, इनके अंदर अब जितने आइस मेल्ट होंगे उतनी सेलेनिटी कम होगी। तो हमको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि पोल के पास सेलेनिटी कम रहेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस रिड्यूस, आगे बढ़ते हैं, इंडिया की सेलेनिटी की बात कर लेते हैं। सर भारत की सेलेनिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इंडिया में अरब सागर की सेलेनिटी ज्यादा है, मोर सलाइन। कोई चाहे तो दे भी सकता है जवाब, दिमाग में आपके आ गए होंगे, देखते हैं आपके दिमाग का जवाब और मैंने जो बता रहा हूं मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा लेस सलाइन है ना, कारण कर लिया क्रिएट। कारण यह है कि यहां पर गोदावरी त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकल के जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, महाबलेश्वर के पठार से निकल के कृष्णा जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ताल कावेरी नाम के गांव के पास से निकल के जाकर के कावेरी मिलती है, दंडकारण्य के जंगलों से जाकर के महानदी मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां तो भारत की है ही है। तो इन नदियों के इतना वॉल्यूमिनस मिक्सिंग होता पानी का, इधर से इरावदी रिवर भी आती है, म्यांमार के अंदर एक नदी है इरावदी। तो इतनी नदियां जब यहां पर एड हो रही है तो उसकी वजह से इसके अंदर सेलेनिटी का अमाउंट घट गया।
बात यह आ जाती है कि सर इतना फिर सेडिमेंट भी तो ऐड होता है, तो फिर यहां पर करंट चलता है, मॉनसून करंट, तो मॉनसून करंट उस पानी को फैला देता है। इस वजह से ये लेस सलाइन है, ये बड़ा एरिया होने की वजह से मोर सलाइन है, हाई इवापोरेशन, लेस इनफ्लक्स, इसलिए मोर सलाइन है। वो गुजरात के किनारे पर जो सैलिनिटी है, हमारे देश का नमक अधिकांश भाग में वही बनता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। द वेरिएशन इन सैलिनिटी फाउंड बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। समंदर के ऊपर आपको सैलिनिटी में वेरिएशन इक्वेटर से पोल भी मिलेगा, इसको वर्टिकल बोलते हैं, और सतह से डेप्थ में भी मिलेगा, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करते पहले। ऑन एन एवरेज, एक औसतन तरीके से सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी घटेगी। समझ में आई? क्यों, क्या होगा? हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड सैलिनिटी एट पोल, बट इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तब, तो सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड इन इनक्लोज्ड सी ऑफ ट्रॉपिकल ओशन। हाईएस्ट सैलिनिटी आपको इक्वेटर पर कभी नहीं मिलेगी। जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमें क्लाइमेटोलॉजी के अंदर लीबिया में जाकर के मिला था, अल अजीजिया, जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वैसे ही हाईएस्ट टेम्परेचर इन वाटर हमें इक्वेटोरियल कंट्री पर नहीं मिलेगा। कारण आप सभी लोग जानते हैं कि सर जी यहां रोज बादल बनते हैं, यहां रोज कन्वेक्शनल बारिश होती, हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में पढ़ के आए थे। तो इस वजह से यहां पर इवापोरेशन ज्यादा होगी तो बारिश भी तो उतनी ज्यादा हो रही, और रोज का बारिश का होना मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिड्यूस सैलिनिटी, तो यहां पर सैलिनिटी ज्यादा नहीं रहेगी। बट द हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड एट इनक्लोज सी ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि अरब सागर, जैसे कि रेड सी, जैसे कि डेथ सी, जैसे कि भूमध्य सागर सी, जैसे कि कैरेबियन सी, यहां की सैलिनिटी ज्यादा होगी। कारण क्या है? क्योंकि इस इलाके के अंदर सिर्फ 4 महीने बारिश होती, जून जुलाई अगस्त सितंबर। बाकी के 4 महीने के बाद, अपने इंडिया की बात कर लो ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर बारिश होती है, अक्टूबर से लेकर के तो अगले मई तक पानी भाप बनता रहता है। तो मतलब इवापोरेशन का रेट ज्यादा कंपेयर टू द प्रेसिपिटेशन। इक्वेटर अकाउंट फॉर 35% ऑफ एनर्जी, मतलब 35 पार्ट पर 1000, 35 ग्राम नमक है। वहीं जब आप 20 टू 40 डिग्री में जाओगे तो 36 मिलेगा, मतलब कि आपको 1 ग्राम ज्यादा मिला, उसको भी ज्यादा में मानना पड़ा, क्योंकि इतना पानी के अंदर 1 ग्राम भी नमक ऐड हो रहा हर 1 किलो में, तो भाई बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। अगला यहां पर आ जाएगा नियर द पोल सैलिनिटी इज मिनिमम, जो कि 31 से 33 होती है, हम सब जानते हैं, आइस मेल्ट होती है। तो पोल के पास सैलिनिटी कम, क्या जाने हम, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर पर सैलिनिटी होती 35, ट्रॉपिक में होती 36, एक ज्यादा होती है इवापोरेशन के कारण और पोल पर रिड्यूस हो जाती है आइस के मेल्ट होने के कारण, और 32 तक आ जाती है। अगला कुछ इलाके हैं जहां पर हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड हुई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 3 जगह, एक लेक वान जो कि टर्की के अंदर है, और दूसरा डेड सी जो कि आपका होमवर्क है, मैपिंग। प्लीज स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके आइएगा। नहीं करोगे मैं डांटूंगा नहीं, बट करोगे तो बहुत सीखने को मिलेगा। डेड सी कहां मौजूद है? इजराइल, जॉर्डन, कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? एक अच्छा छोटा सा नक्शा बनाइए और उसमें मेंशन कीजिए। आप ऐसा भी नॉर्मल बनाओगे, उसमें ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो भी चलेगा। आप मेहनत कीजिए कि डेड सी कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, काम का क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दूसरी डेड सी और तीसरा ग्रेट सोल्ट लेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का। क्यों? टर्की ट्रॉपिकल इलाके के अंदर आता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, मतलब कि पानी का इवापोरेशन ज्यादा, इनफ्लक्स ऑफ वाटर कम है, पानी एड कम हो रहा है, इवापोरेट ज्यादा हो रहा है, तो नमकीन हो गया। डेड सी वही ट्रॉपिकल इलाके के अंदर आता है, और ग्रेट सोल्ट लेक भी ट्रॉपिकल इलाके के अंदर आता है। डेड सी को डेड सी क्यों बोलते हैं सर? तो इसलिए बोलते हैं डेड सी को डेड सी कि इसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा, इतना हेलोफाइटिक इकोसिस्टम है कि यहां पर चीजें इतनी थ्राइव नहीं करती। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो, बायोलॉजिकल डेथ जोन, कि बायोलॉजी वहां की है, पानी है, गर्मी है, हवा है। हमने तो, आपने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी जब शुरुआत किया था ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, कि आपको जमीन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको हवा चाहिए, आप कुछ भी पैदा कर दोगे। बट यहां पर एक थर्ड फैक्टर ऐड हो गया, दैट इज नमक। नमक इतना ज्यादा है कि ना तो आपके पानी को काम करने दे रहा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घटा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, ना ही आपके पानी को उसे एब्जॉर्ब करने दे रहा, जाइलम फ्लोएम के थ्रू, जो आमतौर पर पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम डेथ है, इसलिए इसको डेड सी बोलते। बाकी अलग नहीं है कि जाके मर जाओ, ऐसा नहीं। अब डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसके अंदर कूद भी जाओगे तो आप डूबोगे नहीं। कैसे? आप जस्ट इमेजिन करो, आपके पास 1 किलो पानी है और उस 1 किलो पानी के अंदर आपने 250 ग्राम नमक मिलाया है। समझ रहे हो कितना ज्यादा होता है? और ये ऐसा नहीं है जमा हुआ, ये मिक्स्ड है उसके अंदर, तो उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी।
तो उस वजह से आदमी बिल्कुल नहीं डूब रहा, ये सच में न्यूज़पेपर पढ़ रहा, कोई फोटो नहीं खिंचा रहा हो, ये सच में समंदर के ऊपर लेटा हुआ है, समंदर के अंदर, और फ्लोट कर रहा है, वो फोटो क्लिक किया है। तो दिस इज द सेलिनिटी। लेट्स डिस्कस द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिनिटी। ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो सेलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ, गहराई के साथ साथ सेलिनिटी में इंक्रीमेंट आता है। द लेसर सलाइन वाटर प्रेजेंट अबव द हाई सलाइन वाटर, लेसर सलाइन वाटर ऊपर रहता, मोर सलाइन वाटर नीचे रहता। क्यों? क्योंकि जो पानी सलाइन होता है वो डेंस होता है, और डेंस पानी नीचे की तरफ जाता है। जो पानी लेस सलाइन होता, कम खारा होता, वो लाइटर होता, ऑब्वियस सी बात है, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो गहरा भारी खारा पानी नीचे मूवमेंट करेगा, और हल्का लाइटर वाटर फ्रेश वाटर ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। इन द लाइन जॉइनिंग द प्लेस in the line joining the sharply decline between the salinity और sharply increment between the salinity, that is a halocline। ये less saline और more saline water को अलग कर देती। salinity increase with depth, the lower saline water present above the high saline water and it gets separated by the halocline। ये एक लाइन होती जो दोनों को सेपरेट करती है। बताइए, एक क्वेश्चन करोगे? एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। देयर इज हाई salinity in रेड सी, जो लाल महासागर है उसकी सैलिनिटी हाई होती। क्यों? क्योंकि लाल महासागर पर इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। एनडीए का क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जनरली आमतौर पर बोला जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। बताओ मुझे, इनफ्लक्स का मतलब होता बेटा मिलना, घुस जाना उसके अंदर। जैसे एक बाल्टी पानी डाल दिया एक नदी के अंदर, तो एक बाल्टी इन्फ्लक्स हुआ, उसके अंदर इंट्रूड किया उसने। यस फ्यूचर, हाँ हाँ उसको ढूंढ लो। आज आज नहीं ढूंढना था। देखो, आज्ञा को आज्ञा से ज्यादा मानना भी अनाज्ञा कहूंगा मैं। मैंने उसको ग्रह कार्य दिया है तो उसको ग्रह कार्य पे ही करना। आप उसको ज्यादा मानोगे तो वो भी एक अनाज्ञा। पता क्यों? क्योंकि मैं उस समय कुछ और चीज पढ़ा रहा होऊंगा जब ये ढूंढने गए थे, वो छोड़ दिया आपने। अरे पोल नहीं कराया क्या? पोल करा दिया, करा दिया, करा दिया, करा दिया। ए इज द राइट आंसर। 70% लोगों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये अच्छी बात है। अब देखो, कुछ लोग सी लिख रहे थे। अगर आप लोग इसलिए सी लिख रहे हो कि मैंने सही कर दिया बाकी दूसरे लोग गलत दे देते, ये गलत बात है। अगर आप इसलिए सी लिख रहे हो कि आपको ये स्टेटमेंट दूसरा गलत लगा, तो भी ये गलत बात है। मैंने आपको इतने प्यार से बताया बेटा, इतने शांति से मैंने आपको एक चीज समझाई कि सेलेनिटी हाई होती है रेड सी की। इनक्लोज्ड सी का एग्जांपल दिया मैंने आपको यह बताया कि इवापोरेशन जब बढ़ती तो सेलेनिटी बढ़ती है। आप देखो, फिर आप सवाल उठाते हो ऐसा कि सर, है ना, गलत है ये बात, आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना प्यार से बताया था तो आपको उसका सही जवाब करना चाहिए था। बाकी अगर आप लोगों ने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए किया है तो ऐसा मत करना प्लीज, कभी मत करना। इस तरह की छल भावना के साथ आपका सिलेक्शन आपको खुशी नहीं देगा। हो सकता है आपको सिलेक्शन खुशी दे भी दे, बट यार नहीं यार, उचित नहीं लगता। एक एज ए पर्सन वो बहुत अजीब बात लगती है। हम इन सब चीजों के साथ एक अच्छे इंसान भी है। अगर हम ये सोच के वहां सी टिक कर रहे कि मेरे दोस्त लोग भी बाकी लोग सी टिक कर देंगे, पोल में मेरा नाम आ जाएगा। आपको पता, मैं कभी पोल शो नहीं करता, उसका कौन हीरो बनता है, लीडर बनता है। मेरा एक ऐसा मानना है कि सभी लोग सही जवाब करो, क्योंकि मुझे दिल से खुशी मिलती है जब मेरा क्वेश्चन 80 पार जाता है। ये एज ए टीचर मेरी डिमांड होती है आप सभी लोगों से कि मैं कैसे करके 80 पार चला जाऊं। तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जाएगा टेम्परेचर के बारे में। चलो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं ना, मस्त तरीके से मजा आएगा इसमें भी आपको। तो सेलेनिटी वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, हमने सब कुछ जान लिया सेलेनिटी के बारे में। अब अगले फैक्टर की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है तापमान। ओशन वाटर गेट हीटेड एज दैट ऑफ द लैंड। जैसे जमीन गर्म होती है धूप से, वैसे समंदर का पानी भी गर्म होता है धूप से। बस समंदर के पानी के गर्म होने की प्रोसेस थोड़ी
धीरे होती है। समंदर का पानी आराम से ही गर्म होता है और आराम से ही ठंडा होता है। समंदर का पानी उतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना लैंड का सिस्टम होता है। मतलब जमीन जब गर्म होती है तो खूब तेज हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो किट 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 इतनी ठंडी हो जाती है। बट वही पानी को देखोगे ना तो गर्म हो रहा ना ठंडा हो रहा। मतलब अपना गुस्सा पानी की तरह रखो। एक स्थिर प्रज्ञ आदमी, गीता का शब्द है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा इंसान जिसको जो खुशी में भी डूब ना जाए और गम को भी भाव ना दे, वो स्थिर प्रज्ञ होता। मतलब जो एक बाउंड्री बना करके रखे, तो वो पानी है कि ना तो गर्मी में उसका तापमान बढ़ रहा है ना ही ठंड में उसका तापमान घट रहा है, एवरेज है। प्रकृति कितना कुछ सिखाती, बट ऐसा कारण क्या है ये तो सीख लिया। कारण क्या है? कारण है स्पेसिफिक हीट। व्हाट डज मीन बाय स्पेसिफिक हीट? अ वेरी सिंपल मैनर, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर मेरे पास ये है 1 किलो रेत, 1 kg सैंड, 1 kg सैंड का तापमान अभी है 23 डिग्री। मेरे पास है 1 kg वाटर, लीटर में भी ले सकते थे, देखो केजी में लिया मैंने। 1 kg वाटर जिसका तापमान है 18 डिग्री, पानी का रेत के कंपेयर में कम होगा। तो 1 kg का तापमान, इस रेत का तापमान मुझे 23 से 24 करने के लिए जो ऊर्जा लगी, इसका 18 से 19 करने के लिए जो मुझे ऊर्जा लगी, उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक है, फिजिक्स का है खास करके, कि किसी भी वस्तु का तापमान 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, उसको 23 से 24 होने में कम एनर्जी लगेगी, इसको 18 से 19 होने में ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी मतलब आराम से गर्म होगा, मतलब कि उसको गुस्सा दिलाने में आपको बहुत ही ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहावत मैंने सुनी थी कि कभी मूर्ख से विवाद नहीं करना चाहिए। आप लोग उसको बहुत कैजुअल समझोगे, बट बहुत अच्छा पॉइंट था वो, कि कभी भी मूर्ख से विवाद नहीं करना चाहिए। यहां से याद आ गया मुझे थोड़ा, क्योंकि वो पहले तो आपको उसकी मूर्खता है, मतलब आप कुछ भी बोलोगे लॉजिकल बात उसे कभी समझ में आएगी नहीं। जब आप उसको लॉजिकल नहीं समझा पाओगे तो आप उसी की तरह इलॉजिक होने की कोशिश करोगे, और उसकी उसमें मास्टरी है, तभी तो मूर्ख है, तो आप उसे वहां कभी हरा ही नहीं सकते। तो लॉजिकली आप उसे बोल नहीं सकते क्योंकि वो मूर्ख है, और जब आप मूर्खता पर उतरोगे उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसे कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि मूर्खता में वो विद्वान है, तभी तो आपसे भिड़ रहा है। पता नहीं क्या समझे आप? आया समझ में? ये टेम्परेचर हुआ यहां पर। आगे बढ़ते हैं कि पानी जो होता ना तो तेज गर्म होता और ना ही जल्दी ठंडा होता, आराम से। फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर, जैसे हमने इंसोलेशन में पढ़े थे, एग्जैक्टली वैसे फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर कौन कौन से होते, जो इंसोलेशन में हमने पढ़े थे। इंसोलेशन में क्या बताया? टेम्परेचर बताया था, उसके अंदर लेटीट्यूड, हाइट, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये सब बताया था। एग्जैक्टली सेम फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। कौन सी ऐसी चीजें जो समंदर के ओशन को इंपैक्ट करता है? पहला आ जाएगा लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड हाई टेम्परेचर, हाई लेटीट्यूड लो टेम्परेचर। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हो जाएगा कि लैंड जो है किसी जगह ज्यादा है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नीचे की तरफ कम है सदर्न हेमिस्फीयर में। देखो एक एक करके जानते हैं। पहला तो लेटीट्यूड वाला समझ में आ गया, लो लेटीट्यूड हाई टेम्परेचर, हाई लेटीट्यूड लो टेम्परेचर। दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन 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 इतनी है, सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन जमीन और सिर्फ जमीन है, मतलब ज्यादा जमीन नहीं है, इधर जमीन ज्यादा है। इसको हेमिस्फीयर ऑफ लैंड भी बोलते हैं, इसे हेमिस्फीयर ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जहां पानी ज्यादा है वहां पर कंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होगा। याद करो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टेम्परेचर, एंड इन चैप्टर नंबर 3 द सेकंड पॉइंट फैक्टर हाउ एटमोस्फियर गेट हीटेड, उसका फर्स्ट पॉइंट कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर मैंने बोला था इट इज द वे हाउ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल विद इन अ बॉडी। एक एग्जांपल उस दौर में मैंने लिया था एप्पल का, कि जो फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच तक एप्पल पहुंचाने के लिए कहूंगा वो कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगा क्योंकि बॉडी से बॉडी टच है। यहां पर क्या है कि बहुत दूर तक पानी ही पानी है, वो पानी ही पानी है, तो इतना आसानी से गर्म तो नहीं होगा, ये जल्दी गर्म होगा। आगे बढ़े, अगला आ जाएगा प्रिवेलिंग विंड्स। तो प्रिवेलिंग विंड क्या करती है? पानी को मिक्स कर देती है। आप इतना याद रखिएगा कि किनारे की तरफ आने वाली हवाएं ऑनशोर विंड रेज द टेम्परेचर, मतलब जो हवाएं किनारे के पास आती है ना वो तापमान को बढ़ा देती।
एंड ऑफशोर जो किनारे से दूर जाती हैं, किधर की तरफ, समंदर में दूर, दे डिक्रीज द टेम्परेचर। क्या याद रखोगे, जो सी ब्रीजेस होती है जो किनारे के पास आती है वो किनारे का तापमान बढ़ा देती है, और जो लैंड ब्रीज होती है जो किनारे से दूर समंदर में जाती है वो तापमान घटा देती है। ये पॉइंट याद रखोगा। चलो अब आगे बात करते हैं ओशन करंट्स। तो ओशन करंट भी टेम्परेचर में सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं का होता है कि गर्म पानी के करंट इक्वेटर से पोल तरफ चलते हैं और ठंडे पानी के करंट पोल से इक्वेटर तरफ आते हैं। तो ये रेशियो चलता ही रहता है, इस वजह से गर्म पानी ठंडे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है और ठंडा पानी गर्म की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई बात समझ में? ये ओशन करंट्स का, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं क्या नहीं। ये सब लिखने वाले पॉइंट होते हैं ये वाले, और ये एक्सप्लेनेशन वाले डायग्राम्स होते हैं मेरे। हाँ रुद्र सिंह बताइए। राहुल सर सुनिए ना। बोलो। सर पलार पानी, हाँ क्या? दक्ष दक्ष सूर्यांश यादव, क्या लिख रहे हो तुम उसको? सूर्यांश यादव क्या लिख रहे हो तुम उसको? गाली दे रहे हो? बंद करो ये सब। बताइए ना, मैं सुन रहा हूं, बताइए। आइसोहेलाइन क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल सैलिनिटी इज नोन एज आइसोहेलाइन। अरे आगे बताऊंगा बेटा, क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अब आइसोहेलाइन क्या होती है, अब मैं इसका क्या करूंगा? कहां गया वो? ये यहां क्या करूंगा अब मैं? भारी बदतमीज लोग हो पता। 2 मिनट के लिए तुम लोग, पता तुम लोग को ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए हमारे टीचर को पता है कि नहीं पता। अब मेरा क्वेश्चन बिगड़ गया। मैं वो क्वेश्चन लिख करके लाया था, व्हाट इज इनफ्लक्स। ऋषि कुमार, मेरे भाई ऋषि कुमार, तुमको 2 बार मैंने एक बाल्टी का एग्जांपल लेकर भी बता दिया था। इनफ्लक्स का मतलब होता मिक्स होना। नदी का पानी समंदर में जा रहा मतलब मिक्स हो रहा है। सर ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आपके जंगल बता रहा है, ग्रीन कलर जंगल बता रहा है। सर कैन वी ड्रिंक ब्रेकिश वाटर? इफ यू हैव द ओनली ऑप्शन, you can have it a little bit, but you cannot go with it forever. सर आपने पलार पानी पिया है? पलार पानी क्या होता है? जगह का नाम सुना मैंने, पारस पानी, पनार पानी, पचमढ़ी के अंदर है ना ये पनार पानी, नागद्वार और पनार, ऐसा है शायद। सर फॉर्म फिल नहीं हो गया, मना किया था ना मैंने, खुद से नहीं करना। उमंग शर्मा 2-3 दिन से तुमको समझा रहा हूं, कैफे पे जाओ, ऑनलाइन कैफे, एमपी ऑनलाइन, मतलब जो आपके यूपी ऑनलाइन, बिहार ऑनलाइन सेंटर जो होते हैं ना हमारे, उन पे जाओ। घर खुद से मत भरो। तो हीरो बनने चलते हो, भगवान जाने कौन ज्ञान दे देता है भाई। ये इतनी पढ़ाई की धरी रह जाएगी वहां जाकर के। सर वो पलार पानी है, तो ये इनने भी पलार पानी बोला। मेरी बात सुनिए गुरुजी, मेरे को तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, मुझे बैठा लिया फोकट में। देखो यार, मुझे ना थोड़ा सा एक पॉइंट था, अब आपसे नाराजगी है मेरी, आप सभी लोगों से एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूं कि मुझे ना पता है कि तुम लोग को ये समझ में नहीं आया, ये ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड ये क्या होती, ये कैसे रेस कर देती तापमान और कैसे घटा देती तापमान। मैंने ना इसको आज ऐसे ही सोचा था कि वहां ये लिखूंगा और 1 मिनट तक इनसे वेट करके डिस्कस करूंगा। कोई एक भला आदमी तो होगा जो पूछेगा सर ये समझ में नहीं आया। अब आप ये बोलो कि सर हमें समझ में आ गया, तो मैं आपको समझाता हूं, देखना कि क्या उसी से मैच करता है क्या है। गधे,
प्रिवेलिंग विंड कैसे समंदर के तापमान को इन्फ्लुएंस करती। क्या बेवकूफ लोग हो तुम लोग, लिटरली बेवकूफ हो तुम लोग। यू डोंट डिजर्व टू बी माई स्टूडेंट। ऐसे थोड़ी ना होता है। यह है समंदर, जाहिर सी बात है, और यह है लैंड। अब समंदर के ऊपर और लैंड के ऊपर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो समंदर की सतह सतह का पानी गर्म हो जाता है। सतह सतह का पानी गर्म हो जाता है। जब ऑनशोर विंड आती, ऑनशोर का मतलब होता है ऑनशोर, जो किनारे की तरफ आ रही है, तो ऑनशोर विंड क्या करती है, ऊपर की सतह के पानी को धक्का लाती इधर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां का तापमान बढ़ जाता है। तो ऑनशोर विंड रेस टेम्परेचर। अब ऑफशोर कैसे करती काम, ये जमीन है, ये पानी है, यहां पर गर्मी है। जब किनारे की तरफ से हवा आती है, इसे ऑफशोर विंड बोलते हैं, लैंड ब्रीज बताया था। ये क्या करती है, इस गर्म पानी को पुश कर देती है। जब ये गर्म पानी दूर हो जाता जाएगा यहां से, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस इलाके के अंदर समंदर में से ठंडे पानी की अपवेलिंग होगी। ये तुम्हें याद था, ये तुम्हें याद था। ठंडे पानी की होती अपवेलिंग, और जब अपवेलिंग होती है तो ये इस जगह का तापमान गिरा देती है, जो यहां लिखा है, ऑफशोर विंड डिक्रीज द टेम्परेचर, ऑनशोर विंड इंक्रीज द टेम्परेचर। मैं तो चिढ़ जाता भाई, अपने आपके गाल में चाटा देता खींच के, कि मैं कितना बेवकूफ हूं कि बातों में लगा था। अगर अगला बंदा ध्यान नहीं रखे तो तुम तो हो गया तुम्हारा काम। जाओ यार, बात मत करो। चलो, एक और पॉइंट होता है जो समंदर के ऊपर तापमान में बड़ा इंफ्लुएंस करता है। सॉरी सर, हमें समझ नहीं आया था, पर भाई अभी भी समझ में नहीं आया तुमको, बेवकूफ भाई। इतना समझाने के बाद जब एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में नहीं आया, तो जब यूं ही बोल दिया था तब क्या ही समझ में आया होगा। बोले सर जो आपने एक्सप्लेन किया उसे फिर रिपीट कर दो। कितने नालायक लोग हो यार, कितने नालायक हो, मन बुद्धि। अरे यार, नो पढ़ाई नो डाउट वाला सीन हो गया ये पूरा। उसका साक्षात अगर किसी को एग्जांपल चाहिए, नो पढ़ाई नो डाउट वाला, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इस स्लाइड में हो गया आज, पूरा हेंस प्रूव्ड हुआ है। मतलब कि यहां तक था ना तो सब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें एकदम, कुछ तो भी बोल रहे, अरे सर सुनिए तो, सुनिए जी, ऐसा बोल रहे। मैंने बोला ये समझ में नहीं आया तुमको, बोले जब वो एक्सप्लेन किया ना तो ये समझ में नहीं आया कि ये वो क्या लिखा था। ढूंढ ढूंढ के उठाए बच्चे। सही है भाई, कम से कम 5-6 महीने तो मिलते पढ़ाने के। ऑनशोर विंड का मतलब होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, सी ब्रीज, जो किनारे की तरफ से जमीन की तरफ जाती है उसे ऑनशोर बोलते हैं। लैंड ब्रीज क्या होती है, जो जमीन से किनारे की तरफ जाती है उसे ऑफशोर बोलते हैं। अब जो किनारे से जमीन की तरफ आई, अपने पास की ऊपर की सारे जो गर्म पानी था, एसएसटी सी सरफेस टेम्परेचर जो था, रेस टेम्परेचर, उसे धक्का के लाई, यहां पर इकट्ठा कर दिया। जब गर्म पानी की लेयर यहां इकट्ठी कर दी, तापमान बढ़ गया। जब ऑफशोर आई तो उसने क्या किया कि यहां से गर्म पानी को दूर समंदर में धक्का दिया। जब दूर धक्का दिया तो पानी कम तो रह नहीं सकता, तो समंदर के अंदर से पानी निकला। अब समंदर के अंदर एक और सूरज तो है नहीं, तो नीचे से ठंडा पानी निकला। रंग देखो, रंग देखो, अलग अलग रंग से बता रहा अगला। तो जब पानी निकला तो अपवेलिंग हुई, अपवेल पानी ठंडा होता तो उसने तापमान गिरा दिया। चलो, अब एक और होता है, दैट इज लोकल वेदर। लोकल वेदर मतलब आसमान में बादल छा गए तो फिर कैसे पानी गर्म होगा समंदर का, खत्म कहानी। और क्या, बादल छा गए आसमान के ऊपर तो कहां से पानी गर्म होगा, बारिश हो गई कहां से गर्म होगा, जल्दी तोड़ लगा दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सैलिनिटी की तरह दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहला, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो तापमान घटेगा। क्यों?
क्योंकि पोल तरफ सूरज की रोशनी जाहिर सी बात है कम आती, बट द हाईएस्ट टेम्परेचर नेवर रिकॉर्डेड एट इक्वेटर। अभी हम सब क्लाइमेटोलॉजी में भी जान लिए थे, सेलेनिटी में भी जान लिए थे, तो यहां दौड़ लगा दो, क्योंकि इनक्लोज्ड सी पर इवापोरेशन ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती। गर्मी जब इवापोरेशन होता ना तो वहां की गर्मी को लेकर के उड़ जाती है, पानी भाप ज्यादा बनता है। कहां पर? ट्रॉपिकल इलाके के अंदर। तो ट्रॉपिकल इलाके में सूरज की रोशनी ज्यादा गिरने के कारण तापमान बढ़ेगा, दैट इज इट, नथिंग एल्स। भाप को मत जोड़ो। बाकी इस इलाके के अंदर जो इक्वेटोरियल इलाका है, यहां पर पानी भाप तो बनेगा बट बारिश भी होगी जो तापमान घटा देगी, बादल भी होंगे जो लोकल वेदर की तरह काम करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जान लो। वर्टिकल और सिंपल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल ये। मेरा बर्थडे आज नहीं है बेटा, 20 जून के दिन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट द सरफेस। समंदर का अधिकांश तापमान हमेशा सरफेस पर होता ही है, बिकॉज इट रिसीव डायरेक्ट इंसोलेशन फ्रॉम द सन। सूरज को सीधी इंसोलेशन मिलती है धरती की, ओशन की सतह पर, तो डायरेक्ट इंसोलेशन गिरने की वजह से सतह का तापमान ज्यादा रहेगा, ओशन की सतह का तापमान ज्यादा रहेगा इंसोलेशन के डायरेक्टली गिरने की वजह से, और गहराई का तापमान कम रहेगा। आई बात समझ में? जी सर जी। द ओशंस आर वर्टिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट। समंदर दो भाग में विभाजित है, एक फोटिक जोन, एक एफोटिक जोन। फोटिक जोन क्या होता है? एक ऐसा जोन जिसके ऊपर सनलाइट मिलती है। समंदर में ऐसा होता, समंदर देखो ये, तो ये जो ऊपर का है ना, ऊपर का जो है ये फोटिक जोन है, ये 200 मीटर बस, इसको सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस सब यही होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला हिस्सा। और ये एफोटिक जोन है। एफोटिक जोन को मिडनाइट जोन बोलते हैं, ये अंधेरा रहता है यहां। तो अंदर वाला गहरा, ऊपर वाला फोटिक जोन, प्रोफिट नहीं फोटिक। फोटिक जोन, ठीक है। तो फोटिक जोन जो सनलाइट मिलती है, एफोटिक जोन जहां सनलाइट नहीं मिलती। अबाउट 90% ऑफ ओशन इज लाइन एफोटिक जोन। लगभग 90, गहरा हिस्सा रहेगा ना वो, तो 200 मीटर के नीचे एफोटिक जोन लग जाता है। ओके, तो 90% इसी के अंदर आता है। एंड द लाइन फ्रॉम वेयर टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन इज नोन एज थर्मोक्लाइन। द चैप्टर गेट कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। उस लाइन को हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ये हो गया आपका फोटिक जोन, ये हो गया एफोटिक जोन। विच सोल्ट फाउंड द मोस्ट इन ओशन? कौन सा सोल्ट ओशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। द सेलिनिटी ऑफ ओशन इज मेजर्ड इन परसेंटेज पार्ट पर मिलियन, ग्राम पर मीटर क्यूब, पार्ट पर 1000। द जोन ऑफ ओशन वेयर सनलाइट पेनिट्रेट, जहां पर सूरज की रोशनी चल जाती है, फोटिक जोन। द लाइन joining द प्लेस वेयर टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन इज नोन एज थर्मोक्लाइन। एंड द लाइन joining द प्लेस वेयर सेलेनिटी चेंज होती है, वो आइसोहेलाइन, वो हेलोक्लाइन होती है। और आइसोहेलाइन क्या होती है? वो जगह जो समान सेलेनिटी वाली जगह को ज्वाइन करे, वो लाइन जो समान सेलेनिटी वाली जगह को ज्वाइन करे, दैट इज आइसोहेलाइन। हाईएस्ट सेलेनिटी ऑफ द वर्ल्ड इज लेक वॉन, विक्टोरिया, लेक वॉन, टर्की। हाउ टेम्परेचर वेराइज व्हेन वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल? डिक्रीजेस। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते तापमान गिरता है। विच इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? सवाना, लानोस, कैंपोस एंड स्टेपिस। स्टेपिस सेंट्रल एशिया। विच क्लाइमेट इज नोन एज फॉर द वाइन प्रोडक्शन? ओ हो। विच कंट्री इज कॉल्ड द बिग गेम कंट्री? सवाना। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? शिहुआन। ये याद रखना थोड़ा, ये नहीं पढ़ाया था। शिहुआन, आगे पढ़ेंगे डेजर्ट जब नॉर्थ अमेरिका के, यही है। अटाकामा साउथ अमेरिका में, पेरू में, सहारा अफ्रीका में। कैंटरबरी ग्रासलैंड कहां पाई जाती है? न्यूजीलैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने भी अपने आप से वादा किया था कि एक दिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि जय हिंद बोलने का मौका मिले, हाथ से जय हिंद ना लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को अगर मैं कराता तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते सर एंड द क्लास, एंड द क्लास, तो मैंने और इंपोर्ट हो रही फाइल। वेव क्यों बनते हैं? अगले लेक्चर का नाम मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, बताएंगे आपको वेव क्यों बनते हैं।
कोई बात नहीं बेटा, आपने पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं, उसका होमवर्क था, बाकी लोग कीजिएगा। मैंने डेथ सी के बारे में पढ़ने के लिए कहा है सभी को, पढ़िएगा, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। हम्म, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, अरे फोटो में नहीं, एक्सपोर्ट पीडीएफ, सेव, यस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और बेहतरीन तरीके से आगे चीज जानेंगे। आ रहा क्लाइमेट, इसमें ओशनोग्राफी में मजा, बस अगले लेक्चर तो ओशनोग्राफी का आखिरी है, खत्म, ज्यादा बड़ी भी नहीं, अच्छी यूनिट है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू।